आत्मा की दस्तक रात की सन्नाटी में राजस्थान के एक वीरान गांव के किनारे खड़ी थी एक जर्जर हवेली, संध्या निवास। बरगद के पेड़ की झूलती जटाएं हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर जैसे किसी दर्द को बयां करती थी। वहां कोई रहता नहीं था, फिर भी हर अमावस्या की रात एक धीमी सी सिसकियों की आवाज हवेली के अंदर से आती थी, जैसे कोई रानी आज भी अपने लुटे हुए सपनों के लिए रो रही हो। रानी चंद्रकंता, जो 1876 में इस हवेली की आखिरी सांस लेने वाली मलिका थी, उसकी तस्वीर अब भी दीवार पर टंगी थी। पर अजीब बात यह थी कि वह तस्वीर कभी धूल से ढंकती नहीं थी। ऊपर से पिछले महीने एक टीम आई थी हवेली के इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री बनाने। 5 लोग गए पर लौटे सिर्फ 3, वो भी एकदम चुप और सदमे में। कैमरामैन विकास की हालत इतनी खराब थी कि वो आज तक कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें लगातार एक ही दिशा में देखती थी, हवेली की छत की ओर। जो कैमरा उस रात रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें एक अजीब दृश्य कैद हुआ था। एक महिला बिना सिर के लाल जोड़े में हवेली की छत से उतर रही थी, हवा में। और तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई, कैमरा वहीं जलकर राख हो गया। उनकी देखरेख करने वाला बुजुर्ग रामलाल, जो पिछले 40 साल से हवेली के पास ही झोपड़ी में रहता था, एक दिन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बताया, रानी चंद्रकंता सिर्फ एक बेगुनाह रानी नहीं थी, जिन्होंने अपने नवजात बच्चे को हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था, क्योंकि दुश्मनों ने धमकी दी थी कि अगर बच्चा जिंदा रहा तो पूरा गांव जल जाएगा। उस बच्चे की कराहती आवाजें आज भी हवेली की दीवारों से आती है जब हवाओं में रुलाई खुल जाती है। डॉक्यूमेंट्री की टीम का जो बचा खुचा सामान पुलिस को मिला था, उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उसमें एक औरत की आवाज सुनाई देती थी, मैं रानी चंद्रकंता नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे दुनिया ने भुला दिया। मैं अपने बच्चे की तलाश में हूं, और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा, कोई मां चैन से नहीं सो पाएगी। इस रिकॉर्डिंग के दौरान जो भयावह घटना घटी, रिकॉर्डिंग सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर के कान से खून बहने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो बस इतना कह सका, उसने मेरी मां की आवाज में बात की। रामलाल ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक दरवाजा है जिसे विधवा द्वार कहा जाता है। वो दरवाजा 141 सालों से नहीं खुला, पर पिछले अमावस्या को वो अपने आप खुल गया। रामलाल की आंखें कांपती हैं जब वो बताता है, मैंने खुद उस रात देखा, एक औरत उस दरवाजे से बाहर निकली, पर वो रानी नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसकी आंखें थी ही नहीं। मैंने खुद उस रात देखा, एक औरत उस दरवाजे से बाहर निकली, पर वो रानी नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसकी आंखें थी ही नहीं। रामलाल की यह बात अब केवल एक पागल बुजुर्ग की बकवास नहीं रह गई थी। जो कुछ हवेली में हो रहा था वो किसी दायरे में नहीं आता था, ना धर्म के ना विज्ञान के। पिछले एपिसोड में एक रहस्यमयी हवेली, रानी चंद्रकंता की आत्मा, बच्चे की चीखें और एक दरवाजा जो 147 सालों में पहली बार अपने आप खुला। अब वक्त था उस विधवा द्वार के पीछे छुपे सच से पर्दा उठाने का। सरामग राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर आरव राठौड़, जो पैरानॉर्मल स्टडीज के विशेषज्ञ थे, डॉक्यूमेंट्री टीम की आपदा के बाद सरकार द्वारा हवेली में भेजे गए। उनके साथ थी एक टीम, सोना हिस्टोरियन, नीरज कैमरा टेक और काव्या एक लोकगीत विशेषज्ञ, जिसने रानी चंद्रकंता पर रिसर्च की थी। 4 तहखाने की ओर बढ़ते हुए उनकी सांसें भारी हो गईं। लोहे का वो विशाल दरवाजा जंग खा चुका था, पर अब उसमें एक दरार थी। किसी ने या किसी चीज ने उसे अंदर से धकेला था। दरवाजे पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर सोना कांप उठी। न स्त्री न पिशाच, ये है अधूरी आत्मा की रूह। डॉक्टर राठौड़ ने आदेश दिया, दरवाजा खोलो, जो भी वहां है हमें जानना होगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया।
कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर हाथों के निशान थे, छोटे बच्चों के और कुछ बड़े, जैसे किसी ने नाखून से दीवारें खोदने की कोशिश की हो। काव्या ने वहां पड़ा एक प्राचीन लकड़ी का झूला देखा जो अपने आप हिल रहा था। उसने उस पर बैठने की कोशिश की तो अचानक हवेली की दीवारें थरथरा उठीं और एक औरत की कराहती चीख गूंजी, क्यों छू रहे हो मेरे बच्चे को? नीरज ने तुरंत कैमरा नीचे कर दिया और कांपते हुए कहा, सर, कैमरे में सिर्फ हम 4 नहीं, 5 लोग दिख रहे हैं। झूले के पीछे एक गुप्त सुरंग थी। टीम ने जब उस सुरंग में प्रवेश किया तो उन्हें एक चूने से पुती दीवार मिली जिसमें एक जगह किसी ने नाखून से लिखा था, माँ, माफ करना, मैं सो नहीं पाता। सोना की आंखों में आंसू भर आए। ये बच्चा, रानी का बेटा, क्या ये सच में जिंदा दफन हुआ था? और तभी सुरंग के अंतिम छोर से एक धीमी आवाज आई, मैं अब भी यही हूं। एक छाया दीवार में से निकली। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक घना काला गड्ढा जहां आंखें होनी चाहिए थी। उसकी ओर देखते ही काव्या बेहोश हो गई। छाया ने डॉक्टर राठौड़ की ओर इशारा किया, तू वही है ना जिसने जन्म लिया था उस दिन जब मुझे मौत मिली थी? राठौड़ का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह संभव नहीं। रात को हवेली में सभी अपने कमरे में थे, पर सोना को नींद नहीं आई। उसने हवेली के पुस्तकालय में एक पुराना दस्तावेज पढ़ा। रानी चंद्रकंता की मृत्यु नहीं हुई थी, उसे जिंदा जलाया गया था। पर क्यों? दस्तावेज में लिखा था, रानी ने एक साधु को श्राप दिया था जिसने उसके पुत्र की बलि मांग ली थी। श्राप की शक्ति से साधु विक्षिप्त हो गया और उसने बदले में रानी को पिशाचिनी बनने का श्राप दिया। वह मरती नहीं, अधूरी रहती जब तक उसका पुत्र उसे पहचान न ले। और तभी पीछे से काव्या की टूटी आवाज आई, मैंने उसे पहचान लिया है। वो सिर्फ रानी नहीं, मेरी मां है। अगली सुबह जब सभी उठे तो नीरज गायब था। सुरंग से कराहने की आवाजें आ रही थी। नीचे गए तो देखा नीरज दीवार पर खून से कुछ लिख रहा था। वो लौट आई है, काव्या कांपती आवाज में बोली। उसका पुत्र राठौड़ और मैं, हम भाई बहन हैं। और हमारी मां, वो अब मुक्त नहीं होना चाहती, वो बदला लेना चाहती है। डॉक्टर राठौड़ के चेहरे पर एक सन्नाटा था और तभी बिजली कड़की और हवेली की छत पर वही लाल जोड़े वाली औरत दिखाई दी। पर इस बार वो रानी नहीं थी, वो वही साधु था, रानी के रूप में। हवेली की तस्वीरों की जांच करते समय काव्या को एक अजीब बात दिखी। हर तस्वीर में रानी के पास एक और चेहरा था जो पहले कभी नहीं देखा गया, और वो चेहरा हूबहू सोना से मेल खाता था। तो क्या रानी की रूह ने अब नया शरीर चुन लिया था? क्या हवेली की आत्मा अभी पूरी तरह जागी नहीं थी? या ये सब कुछ एक खेल था उस अधूरी आत्मा का, जो अब सबको अपनी हवेली में बंद करने वाली थी? मैं रानी नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे जिंदा जलाया गया था, पर अब मैं किसी और रूप में लौट आई हूं। हवेली की दीवारों से गूंजती ये गूढ़ फुसफुसाहटें अब सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं रहीं, ये भविष्य की चेतावनी थी। पिछले एपिसोड में पता चला कि डॉक्टर राठौड़ और काव्या रानी चंद्रकंता के ही बच्चे थे, जिनमें एक को जिंदा दफन किया गया और दूसरे को छुपा दिया गया। लेकिन अब हवेली में कुछ और जाग चुका था, एक नीली छाया जो इंसान नहीं थी और रानी से भी ज्यादा ताकतवर। सोना, जो अब तक एक आम इतिहासकार थी, उसके सामने एक सच आया जिसने उसकी जिंदगी की नींव हिला दी। डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरों की जांच में पता चला कि सोना का जन्म स्थान जहां वो बड़ी हुई, वो वही गांव था जहां रानी चंद्रकंता को जलाया गया था। और उससे भी चौंकाने वाली बात, उसकी मां का नाम भी चंद्रकंता था, पर वह बचपन से पागलखाने में थी। डॉक्टर राठौड़ ने गहरी सांस ली और बोला, रानी की आत्मा पूरी तरह से कभी हवेली में बंद नहीं रही। उसका एक हिस्सा शायद तेरे अंदर जन्म ले चुका है, सोना। सोना ने कांपती आंखों से जवाब दिया, अगर ऐसा है तो मुझे खुद से डर लगने लगा है। काव्या को तहखाने में एक दरवाजा मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया। दरवाजे पर खून से लिखा था,
इस बार तू आएगा, मैं इंतजार कर रही हूं। दरवाजा खुलते ही चारों ओर बर्फ सी ठंडक फैल गई। अंदर एक पुराना झरझर करता झूला, एक टूटी किताब और एक दर्पण था। नीरज, जो अब मानसिक रूप से टूट चुका था, बार बार कह रहा था, उस दर्पण में मत देखो। वो दर्पण नहीं, वो रानी की आंखें हैं। पर राठौड़ ने देखा और फिर उसने वही कहा जो आज तक किसी ने नहीं कहा था। देखा, पर वो मैं नहीं था। रात के 3:33 बजे जब हवेली की घड़ी बिना किसी वजह के चलने लगी, सोना की नींद खुली और उसने देखा कि उसकी छाया अब उससे अलग होकर खुद चल रही है। उस छाया की आंखें नीली थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, पर वो जमीन पर नहीं, हवा में चल रही थी। नीली छाया ने धीरे से फुसफुसाया, तू मेरी उत्तराधिकारी है या मेरी अगली बंदी? और फिर वह गायब हो गई। अगली सुबह सोना के शरीर पर जलने के निशान थे, वैसी ही जो रानी के शरीर पर मौत से पहले बनी थी। काव्या ने हवेली के मंदिर में बैठकर एक पुराना लोकगीत गुनगुनाया। रानी जल गई, बच्चा सो गया, नीली छाया हंसी और खून बह गया। अचानक उसे अपनी मां की पुरानी डायरी याद आई, जो हमेशा कहती थी, मेरी बेटी, तुझमें एक साया है, तुझे कभी अपने ही भाई से मत मिलाना। काव्या चौंकी। क्या वो और राठौड़ वाकई भाई बहन हैं या सिर्फ कोई भ्रम था? उसने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर देखी। रिपोर्ट ने बताया, काव्या और डॉक्टर राठौड़ का खून मेल नहीं खाता। वो भाई बहन नहीं, लेकिन दोनों का खून एक ही आत्मा से जुड़ा है। मतलब रानी की आत्मा ने दोनों को अलग अलग शरीरों में बांटा था, ताकि वो अपनी पूर्ण शक्ति के लिए दोनों को फिर से जोड़ सके। हवेली के एक हिस्से में खुदाई के दौरान एक चौंकाने वाली चीज मिली, एक पत्थर का चेहरा जो धीरे धीरे इंसानी चमड़ी में बदल रहा था। डॉक्टर राठौड़ ने कैमरे में रिकॉर्ड किया और उस चेहरे ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं साधु हूं, रानी ने मुझे जलाया नहीं था, मैं अब इस हवेली का हिस्सा हूं और अब तुम सब भी बनोगे। तभी पूरी हवेली हिल गई। नीली छाया छत से उतरी और बोली, अब अग्नि नहीं, रक्त चाहिए, और वो रक्त तुम्हारा होगा सोना। सोना ने कमरे में रखी किताब से एक मंत्र पढ़ा, यत्र नारी शक्ति ही तत्र रौद्रम प्रकाशः। पर मंत्र अधूरा रह गया, क्योंकि तभी नीरज ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी। अब मैं नीरज नहीं, मैं वो हूं जो सदियों से बंद था, और अब रानी की आत्मा मेरी देह में है। नीरज अब वह बन चुका था। अब मैं नीरज नहीं, मैं वो हूं जो सदियों से बंद था, और अब रानी की आत्मा मेरी देह में है। पिछले एपिसोड के अंत में जब नीरज की आंखों में नीली रोशनी चमकी और उसकी आवाज रानी चंद्रकंता जैसी हो गई, तो हवेली में मौजूद सभी के शरीर सुन्न पड़ गए। रानी अब किसी आत्मा में नहीं, इंसानी शरीर में लौट आई थी। लेकिन इस बार वह सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं लौटी थी, वह बदले की आग में जलती शक्ति बन चुकी थी। नीरज की देह अब रानी के आदेश पर चल रही थी। उसकी चाल धीमी। सोना, राठौड़ और काव्या एक कोने में खड़े उसे देख रहे थे। रानी अब नीरज की देह में बोली, तुम तीनों ने जो जान लिया है उसे मिटाना ही मेरी मुक्ति है, या फिर तुम तीनों को खुद में समेट लूं तो मेरा पुनर्जन्म पूर्ण होगा। राठौड़ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, हवेली की छत से लाल रंग की राख गिरने लगी। वो राख नहीं थी, वो उन आत्माओं की अस्थियां थीं जो हवेली में फंसी थी, और अब रानी उन्हें खींच रही थी। बाज़मा, काव्या ने मंत्रों वाली एक पुरानी किताब से जाना कि केवल रानी की अधूरी यादों को मिटाकर उसे कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी सबसे गहरी याद उसकी बेटी थी, और वो बेटी काव्या खुद थी। काव्या ने राठौड़ को देखा और बोली, अगर मैं मां की याद से खुद को मिटा दूं तो शायद वो टूट जाएगी। राठौड़ चीखा, काव्या नहीं, यह आत्महत्या होगी। पर काव्या ने बिना रुके अपनी कलाई काट ली और वही रानी के सामने गिर पड़ी। खून की गंध हवेली में फैल गई। रानी की आंखों में आंसू थे,
नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं खो सकती, तू मेरी बेटी है। पर तभी नीली रोशनी फड़फड़ाने लगी। नीरज का शरीर कांपने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। रानी की आत्मा उस देह से निकलने लगी, कराहती, चीखती पर टूटती हुई। सोना, जो अब रानी की शक्तियों से जुड़ी थी, को एक सपना आया। हवेली में एक और दरवाजा था जिसे काल द्वार कहा गया, जहां आत्माएं पूरी तरह से मिट सकती थी अगर कोई जीवित प्राणी अपनी आत्मा वहां अर्पित करे। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए रक्त नहीं, प्रेम चाहिए था। राठौड़ और सोना ने मिलकर उस दरवाजे तक पहुंचने का निर्णय लिया। हवेली अब धधक रही थी, दीवारें पिघल रही थी और छत से आत्माएं झर रही थी। नीरज, जो अब बेसुध पड़ा था, धीरे धीरे जाग रहा था, पर उसके अंदर अब भी कुछ बचा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गहरी अंधेरी सुरंग में एक छोटा बच्चा दिखा, वही जिसे रानी ने दीवार में चुनवाया था। उसकी आंखें अब भी रो रही थी। वो बोला, माँ अब भी मुझसे अलग है। जब तक माँ की आत्मा पूरी तरह नहीं बुझेगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। सोना ने उसकी ओर देखा। अगर तू रानी का बेटा है तो शायद मैं भी उसी खून से हूं। मैं अपनी आत्मा तुझे देती हूं ताकि तू मुक्त हो सके। राठौड़ ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोना ने उस बच्चे को गले लगाया और वहीं उसकी देह राख बनकर हवा में उड़ गई। बच्चा मुस्कराया, उसकी आंखें बंद हो गई और वो भी धुएं में बदल गया। हवेली में एक भयानक शांति छा गई। 3 दिन बाद हवेली के खंडहरों में सरकार ने खुदाई करवाई। उन्हें वहां कोई शव नहीं मिला, ना काव्या का, ना सोना का, ना राठौड़ का। पर तहखाने में दीवार पर खून से लिखा एक आखिरी वाक्य मिला। आत्मा तो शांत हो गई, पर हवेली अभी भी जागती है। और उसी रात एक नई टीम हवेली के बाहर कैमरा लगाती है। कैमरे में एक आकृति दिखती है, एक औरत नीली साड़ी में, वही आंखें, वही चेहरा। सोना, जिस आत्मा को तुमने मुक्त समझा, वो अब अपने सबसे खतरनाक रूप में लौट आई है। 3 महीने बाद हवेली को सुरक्षित घोषित कर दिया गया था। सरकार ने क्षेत्र को पर्यटन स्थल में बदलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पहले ही दिन जब टीम ने नया बोर्ड लगाया, वेलकम टू चंद्रमहल, रात को वो बोर्ड उल्टा मिला और उस पर खून से लिखा था, रानी लौट आई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राठौड़ का अब कोई अता पता नहीं था। काव्या और सोना दोनों मृत घोषित हो चुकी थी। पर एक दिन एक यूट्यूब चैनल हॉन्टेड इंडिया एक्स ने हवेली में घुसपैठ की और लाइव वीडियो में एक महिला को देखा, नीली साड़ी में, बाल खुले और हवा में तैरती हुई। उस महिला ने कैमरे की ओर देखकर सिर्फ 2 शब्द कहे, मैं जाग चुकी हूं, और कैमरा ब्लैक हो गया। लोगों ने उसे रानी समझा, लेकिन कैमरा फुटेज में चेहरा स्कैन हुआ, वो सोना थी। हवेली में अब एक एक कर हादसे होने लगे। एक पर्यटक को हवेली के भीतर किसी ने जिंदा दीवार में दफन कर दिया। एक स्थानीय पुजारी ने आत्मदाह कर लिया और मरने से पहले चिल्लाया, वो अब देवी नहीं रही, वो काल बन गई है। सोना अब पूरी तरह से रानी चंद्रकंता की आत्मा से जुड़ चुकी थी, पर उसकी यादें अधूरी थी, इसलिए उसका रूप और भी भयानक था। उसकी एक झलक पाने वाले कहते हैं, वो चलती नहीं, वो सरकती है। उसके बाल जमीन पर खून की लकीर छोड़ते हैं और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे आत्मा में उतर जाती हैं। एक रात हवेली में एक नई परछाई प्रकट हुई, काव्या। वो मरी नहीं थी। रानी की शक्ति ने उसे निगलने की बजाय एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल दिया था। अब वो केवल एक लक्ष्य लेकर लौटी थी, सोना को रोकना। हवेली के आंगन में 2 आत्माएं टकराई, एक रानी की नई देह में, सोना, दूसरी उसकी खोई हुई बेटी की आत्मा में, काव्या। दोनों के बीच भयावह युद्ध हुआ। दीवारें चटकने लगी, खून से फव्वारे निकलने लगे और हवेली के अंदर से बच्चों की चीखें गूंजने लगी। सोना चीखी, मैं रानी हूं, मैं ही न्याय हूं। काव्या बोली, न्याय नहीं, तू बस एक दर्द है जो अब खत्म होगा। उसी समय हवेली में एक तीसरी आत्मा जागी, राठौड़। अब तक छिपा हुआ
वह वापस आया अपने सीने में एक पुराना त्रिशूल लिए। वो वही त्रिशूल था जो कभी रानी की हत्या के लिए प्रयोग किया गया था। राठौड़ ने कहा, तुम दोनों ही मेरी बहनें थी, पर अब यह युद्ध सिर्फ आत्मा का नहीं, इंसानियत का है। त्रिशूल को हवेली के काल द्वार में फेंकते हुए राठौड़ ने खुद को भी बलि चढ़ा दिया। त्रिशूल ने हवेली की आत्मा को चीर दिया। सोना चीखी, काव्या रोई और हवेली धराशायी हो गई। एक बड़ी धूल का गुबार उठा और चंद्र महल, जिसे कभी हवेली कहा जाता था, सिर्फ एक गड्ढा बनकर रह गया। 5 साल बाद एक नई हवेली उसी जगह पर बनाई गई, चंद्रकांता पैलेस रिजॉर्ट, जहां बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, फाउंटेन और नीली रोशनी वाला स्विमिंग पूल बनाया गया। एक बच्ची रात को उस पूल में अकेली तैर रही थी। पूल के पानी में अचानक कोई आकृति दिखाई दी। बच्ची ने पूछा, आप कौन हैं? और पानी से एक औरत की आंखें बाहर निकली, नीली आंखें, फिर वही साड़ी, फिर वही मुस्कान। वो बोली, मैं वो हूं जो कभी गई ही नहीं। और बच्ची खिंचती चली गई पानी के भीतर, अंधेरे में। राजस्थान में अब एक भव्य रिजॉर्ट बन चुका है, चंद्रकांता पैलेस रिजॉर्ट एंड स्पा, जिसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था ये जमीन अब शुद्ध हो चुकी है। यहाँ कोई अतीत नहीं, सिर्फ भविष्य है। पर कोई नहीं जानता था कि जमीन पर कितना भी सीमेंट डाल दो, उस पर बहा खून मिटाया नहीं जा सकता। दिल्ली से आए 4 यूट्यूब क्रिएटर्स ने अपने चैनल गोस्ट एक्सपोज्ड के लिए यहाँ 3 रातें बिताने का फैसला किया। टीम में थे वेदांत लीडर, एक्सपोजर के लिए कुछ भी करेगा, रिया कैमरा, सच्चाई और डर की रिसर्चर, फैसल साइंस से हर चीज को समझाता, माहिरा स्पिरिचुअल, जिसे अपने बचपन से आत्माएं महसूस होती है। पहली रात सब सामान्य रहा। दूसरी रात कुछ फुटेज में स्विमिंग पूल के पास नीली साड़ी में एक औरत दिखी, जिसका चेहरा कैमरा फोकस में आते ही धुंधला हो जाता था। रिया बोली, ये एआई गड़बड़ नहीं है, ये कोई और है। रिया ने अकेले उस नीली रोशनी वाले पूल में उतरने का फैसला किया। कैमरा ऑन था, पानी बिल्कुल स्थिर था जब तक उसने आंखें बंद नहीं की। फिर एक हाथ, ठंडा और पत्थर सा, उसकी टांग पकड़ लेता है। रिया चीखती है, छोड़ो, और वो आवाज आती है, मैं आई थी, अब तू जा। रिया को बेहोशी में निकाला गया। होश में आने के बाद उसने बस इतना कहा, उसने मेरा चेहरा देखा, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। माहिरा ने रिजॉर्ट की पुरानी सुरंग में एक लोहे की संदूक पाई। उसमें एक जली हुई डायरी थी जिस पर लिखा था, सोना चंद्रकांता राठौड़। उसमें दर्ज था, मैं मरी नहीं, मैं छिपी हूं, मेरे भीतर रानी है, और अब वो हर उस लड़की को ढूंढेगी जो उसके खून से है, ताकि वो स्थायी रूप से जन्म ले सके। माहिरा कांपते हुए बोली, तो ये खेल अभी शुरू ही हुआ है। रानी अब वंश की तलाश में है। तीसरी रात रिजॉर्ट में एक मेहमान आई, अनन्या नाम की 19 वर्षीय लड़की, जो अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। पर उसके आते ही सीसीटीवी में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कमरे में कोई परछाई हर रात 3:33 पर झुकती थी। अनन्या के शरीर पर बिना चोट के पुराने घाव के निशान दिखने लगे। उसकी आंखें कभी कभी नीली झलक देने लगी। माहिरा ने अनन्या से एक बार आंखें मिलाई और कांपती हुई बोली, तू ही है जिसका इंतजार रानी को था। तेरे खून में वो है, तू रानी की वारिस है। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. चंद्रकांता पैलेस में आत्मा की वापसी हो चुकी है। रिया की मौत और अनन्या का अतीत दोनों ने साबित कर दिया है कि रानी चंद्रकांता अब किसी और के जरिए लौटने को तैयार है। अब सवाल है, क्या आत्मा को विज्ञान से रोका जा सकता है? फैसल, जो हॉरर पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने रिया की मौत के बाद इंफ्रारेड और ईएमएफ स्कैनिंग डिवाइसेस लगवाए। एक डिवाइस ने रिसॉर्ट के बेसमेंट में बेहद ज्यादा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा दर्शाई, इंसान के सहन स्तर से 20 गुना ज्यादा। बेसमेंट में एक लोहे का दरवाजा था जिसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में
रीबर्थ चेंबर कहा गया था। ब्रिटिशों ने इसे सील किया था क्योंकि अंदर एक स्थायी आत्मा स्थान था। माहिरा कांपते हुए बोली, वो जन्म कक्ष है जहां आत्माएं देह तलाशती हैं। अनन्या अब बिस्तर पर सो नहीं पाती थी। हर रात उसे सपने आते, एक जलता कक्ष, एक चीखता बच्चा और एक औरत जिसकी आंखों में नीली आग थी। उसके शरीर पर हर सुबह एक नई भाषा में शब्द उभरते, कुंडली तैयार हो चुकी है, देह प्राप्त हो, अवरोध मिटाओ। माहिरा ने संस्कृत, फारसी और पुरानी ब्रज भाषा मिलाकर यह अनुवाद किया। रानी अब शरीर खोज रही है और अनन्या ही उसका पात्र है। फैसल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने जन्म कक्ष में एक एआई कंट्रोल्ड ड्रोन भेजा, पर जैसे ही ड्रोन अंदर पहुंचा, कैमरा ब्लैक हो गया। लेकिन 3 सेकंड की क्लिप मिली, एक बच्ची उल्टी दीवार पर उल्टी चाल से चलती हुई और पीछे एक महिला जो बुदबुदा रही थी। जिसने मेरी देह छीनी, अब वो मेरी आत्मा का भार उठाएगा। तभी अनन्या बेसमेंट में गिर पड़ी और जमीन पर कुछ बड़बड़ाने लगी। तांत्रिक की देह अभी भी यही है, उसे जलाओ वरना पुनर्जन्म होगा। सबने चौंक कर देखा। तांत्रिक कौन? ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में छिपा एक पुराना फोल्डर मिला जिसमें लिखा था, तांत्रिक कालनेमी, द सोल बाइंडर। ये तांत्रिक चंद्रकांता रानी को अमर बनाना चाहता था। उसने रानी की आत्मा को पकड़कर जन्म कक्ष में एक रिचुअल से जोड़ दिया था ताकि उसका पुनर्जन्म उसी स्थल पर हो। पर अंग्रेज अफसरों ने उसे जिंदा ही एक तांबे की पेटी में बंद कर दिया और वही पेटी अभी भी उस पक्ष में दबी है। माहिरा बोली, अगर कालनेमी की देह मुक्त हुई तो रानी का पुनर्जन्म स्थायी हो जाएगा। अगली रात अनन्या अचानक बोलने लगी, मैं अनन्या नहीं हूं, मैं अब आधी हूं, आधी रानी, आधी कोई और। उसने बेसमेंट की दीवार पर अपना सिर पटका और बोली, ये देह अब बोझ है, लेकिन अगर तुम में से कोई एक अपनी आत्मा दे दे तो मैं स्थायी हो जाऊंगी। माहिरा और फैसल एक दूसरे को देखते हैं। फैसल चुपचाप अपने हाथ में प्राचीन रुद्राक्ष पहनता है और सीधा अनन्या की ओर बढ़ता है। वो चिल्लाता है, अगर तुझे शरीर चाहिए तो ले मेरी आत्मा, पर अनन्या को छोड़ दे। पर अनन्या मुस्कुरा कर कहती है, तेरा बलिदान स्वीकार। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रिया की आत्मा अब अनन्या के भीतर है और मैं अब 2 आत्माओं की देह में एक साथ हूं। अनन्या अब रिया प्लस चंद्रकांता दोनों आत्माओं से ग्रसित है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वो बेसमेंट से निकलती है और बोलती है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं अब रानी नहीं, मैं पुनर्जन्म हूं। आसमान में बिजली गूंजती है, रिजॉर्ट का हर कैमरा बंद हो जाता है और सीसीटीवी में एक ही शब्द जलता है, रीबर्थ एक्टिवेटेड। अनन्या अब अनन्या नहीं रही। उसकी देह में 2 आत्माएं सक्रिय थी। 2 बातें थे, बदले, अमरता और पुनर्जन्म की भूखी। रिया निर्दोष मगर अब जागरूक, केवल एक लक्ष्य के साथ, रानी को रोकना। पर अनन्या के भीतर एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। अनन्या की आंखें नीली थी, लेकिन कभी कभी उनमें 2 परछाइयां झलकती। एक स्वर कहता, यह शरीर मेरा है, मैं ही इसकी रगों में बहती हूं, मुझे रोका नहीं जा सकता, रानी चंद्रकांता। दूसरा स्वर कहता, मैं मरी नहीं थी, बस सोई थी, अब जागी हूं ताकि तुझे रोक सकूं, रिया की आत्मा। रानी ने हंसते हुए कहा, तेरा जीवन तब खत्म हुआ जब तूने मुझे कैमरे में कैद किया था, और तेरा अंत शुरू होगा इसी शरीर से, इसी पल से। तभी अनन्या जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ आपस में ही एक दूसरे को खींचने लगे। माहिरा और फैसल ने नोटिस किया कि अनन्या कभी कभी 2 आवाजों में बोलती है। कभी मीठे स्वर में कहती, मुझे मदद चाहिए, और अगले ही पल, मुझे छूने की भी हिम्मत मत करना वरना तेरा खून उबाल दूंगी। बेसमेंट के पास रखा ईएमएफ मीटर बार बार फटने लगा। माहिरा ने कहा, यह कोई सामान्य भूत नहीं, ये 2 शक्तियां हैं जो एक शरीर में कैद है, और अब यह शरीर ही युद्ध भूमि बन चुका है। फैसल ने राठौड़ के पुराने दस्तावेजों से एक मंत्र ढूंढ निकाला, त्रिकाल विसर्जन विधि। इसमें आत्माओं को 3 शक्तियों से बाहर निकाला जा सकता था। 1 दैविक शक्ति, सत्य। 2 मानविक बलिदान, प्रेम।
3 असुरिक बाधा का हनन, तांत्रिक देह की चिता। लेकिन तीसरे चरण के लिए उन्हें कालनेमी की लाश जलानी होगी, जिसे रानी अब बेसमेंट में तांबे की पेटी में छुपा कर बैठी थी। रात के तीसरे पहर अनन्या अचानक खड़ी हो गई। उसके एक हाथ ने गला दबाना शुरू किया और दूसरा हाथ बचा रहा था। फिर एक आवाज आई, मैं खुद को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि मैं 2 हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन तभी अनन्या चीख पड़ी, रिया, अब मैं भी जाग चुकी हूं। एक नई आत्मा, अनन्या की अपनी चेतना, अब आत्मिक युद्ध में शामिल हो गई थी। 3 आत्माएं, एक शरीर। हड्डियां टूटने लगी, शरीर ऐंठने लगा और दीवार पर खून से लिखा गया, तुम मुझे 3 हिस्सों में बांट सकते हो पर खत्म नहीं कर सकते। फैसल और माहिरा ने चुपके से बेसमेंट से तांत्रिक की पेटी निकाली। माहिरा ने चिता सजाई और एक आखिरी दिया जलाया। लेकिन आग पकड़ने से पहले ही अनन्या वहां पहुंच गई। अब वो रानी, रिया स्वयं का मिश्रण थी। उसने चिल्लाकर कहा, यह शरीर गया तो मैं अगले जन्म तक इंतजार नहीं करूंगी, मैं हर बार लौटूंगी। फैसल आगे बढ़ा और बोला, तू लौटेगी नहीं, क्योंकि अब मैं वो बलिदान दूंगा जो आत्मा को जला देता है, प्रेम का। और उसने खुद को चिता में फेंक दिया। चिता धधक उठी, अनन्या जमीन पर गिर पड़ी। एक काली लहर हवा में उठी और आसमान लाल हो गया। अनन्या आईसीयू में पड़ी है, होश में नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं उसके ब्रेन वेव्स में 3 पैटर्न है जो एक साथ एक्टिव है। ये मेडिकल मिरेकल है। माहिरा ने अनन्या का हाथ पकड़ा और बोली, रिया, अगर तू अब भी अंदर है तो लड़ती रहना। अभी ईसीजी मशीन से आवाज आई, बीप बीप बीप, और फिर एक गूंजती हुई फुसफुसाहट। मैं अभी गई नहीं, सिर्फ सोई हूं। अंतिम अवतार, मृत्यु का पुनर्जन्म, महायुद्ध, आत्मिक अंत और शुरुआत, मनोवैज्ञानिक हॉरर, लेस देन 3000 शब्द। अनन्या की देह अब 3 आत्माओं की युद्ध भूमि बन चुकी है। रानी चंद्रकंता, अमरता की भूखी, हर पीढ़ी में लौटने को आतुर। रिया अब एक आत्मा नहीं बल्कि प्रतिशोध की ऊर्जा। अनन्या स्वयं, जो अब अपनी चेतना में जाग चुकी है। फैसल का बलिदान तांत्रिक की आत्मा को रोकने का प्रयास था, पर उसने सच में क्या कुछ रोका या कुछ और खोल दिया। अस्पताल का कमरा अजीब सन्नाटे से भरा था। अनन्या आईसीयू में थी, पर उसकी आंखें बंद होते हुए भी अंदर तेजी से हलचल कर रही थी। वो सो नहीं रही थी, वो भीतर युद्ध लड़ रही थी। ईईजी मशीनें दिखा रही थी 3 अलग अलग रिदमों और एक अनदेखा चौथा संकेत जो इंसानी मस्तिष्क का हिस्सा नहीं था। अनन्या के अंदर एक गहरी गुफा जैसी आत्मिक जगह में रिया और रानी आमने सामने खड़ी थीं। रानी, तू बार बार मुझे रोकती रही, पर तुझमें सिर्फ डर है, शक्ति नहीं। रिया, तुझमें सिर्फ प्यास है और मैं अब आग बन चुकी हूं। रिया ने जैसे ही अनन्या की स्मृतियों से उसका पहला प्यार, उसकी मासूमियत, उसकी मां की गोद से जुड़ी भावनाएं निकालकर दिखाई, रानी कांप गई। ये क्या है? तू भावनाओं से लड़ती नहीं, तू सिर्फ डर दिखाती है। रिया चीखी, यही तेरा अंत होगा, मानवता। अस्पताल में जिस चिता पर फैसल ने आत्म बलिदान दिया था, वहीं एक नर्स बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, उसने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, मैं कालनेमी हूं, ये देह अब मेरी है। उसके शरीर का तापमान 11 सेल्सियस दर्ज हुआ। जीवित शरीर मृत जैसा ठंडा, आंखों में काले घेरे और बोलचाल में प्राचीन ब्रिज भाषा। और सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई शरीर से उल्टी दिशा में चल रही थी। एक रात आईसीयू में बिजली चली गई। अनन्या की आंखें खुली, लेकिन बोल रही थीं 3 स्वर में, मैं अनन्या हूं, मैं रिया भी हूं, और अब मैं रानी भी नहीं, उससे आगे हूं। उसके माथे पर त्रिनेत्र जैसा निशान उभर आया और दीवार पर अपने आप खून से लिखा गया, 3 आत्माएं एक हो गई। अब अंतिम अवतार जागा है। अब कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ न्याय। नर्सिंग स्टेशन पर खड़ा कालनेमी अब इंसान नहीं रहा। उसकी त्वचा काली, आंखें पूरी सफेद और आवाज गूंजती हुई। वो धीरे धीरे आईसीयू की ओर बढ़ा, पर जैसे ही अनन्या ने अपनी आंखों से उसे देखा,
एक जोरदार प्रकाश विस्फोट हुआ। कालनेमी चीखा, तू क्या है? अनन्या एकत्रित आत्माओं की आवाज में, मैं वो हूं जो तूने कभी समझा नहीं। मैं बदला नहीं, मैं मुक्ति हूं। तभी रिया की आत्मा ने कालनेमी के शरीर की ओर हाथ बढ़ाया और रानी ने अंदर से चीखते हुए कहा, तेरी आत्मा अब सिर्फ भस्म होगी, देह नहीं। और कालनेमी की आत्मा एक जलती हुई राख बनकर दीवार पर सिर्फ एक चीख छोड़ गई। हवेली अभी बाकी है। अस्पताल का स्टाफ बेहोश पाया गया। सीसीटीवी ने अनन्या को अकेले कमरे से निकलते हुए रिकॉर्ड किया। पर अजीब बात यह थी कि वो दरवाजे से नहीं निकली, वो दीवार से पार हो गई और शहर से बाहर की ओर जाते हुए सड़क किनारे लिखा गया था, एक रानी गई, अब एक देवी आई है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।